प्रिय विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में नौकरशाही के कारण और नौकरशाही की आलोचनात्मक समीक्षा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने नौकरशाही के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं की बात की है। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम इसमें आगे बात करेंगे। अब बात यह है कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही की अवधारणा जो दी है, तो नौकरशाही की अवधारणा समाजशास्त्रीय सामग्री में महत्वपूर्ण योगदान है मैक्स वेबर का। तो नौकरशाही की अवधारणा अस्तित्व में क्यों आई, उसके क्या कारण थे? तो मैक्स वेबर के अनुसार कुछ विशिष्ट परिस्थितियों ने नौकरशाही के विकास में योगदान दिया है। हम उन परिस्थितियों की इसमें बात करेंगे। पहली जो बात है जिसको हम नौकरशाही का पहला कारण मान सकते हैं, नौकरशाही का पूर्ण विकास आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ, उसके साथ ही नौकरशाही भी प्रचलन में आई। पूंजीवादी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए नौकरशाही की आवश्यकता थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के साथ नौकरशाही का घनिष्ठ संबंध है। दूसरा जो कारण है वो है मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था। मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था ने नौकरशाही के विकास में विशेष सहायता की है। क्योंकि पहले मुद्रा का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय की स्थिति थी। तीसरी जो विशेषता है तीसरी नौकरशाही का कारण है वो है वस्तुओं के बदले वेतन देने की शुरुआत। वस्तुओं के आदान प्रदान की जो स्थिति थी वो वस्तु विनिमय की स्थिति थी। वेतन देने की जो शुरुआत हुई तो नौकरशाही का जन्म हुआ। मुद्रा के प्रचलन से पूर्व वस्तु विनिमय के दौरान अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले वस्तुएं ही दी जाती थी। जैसे ही मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ, अधिकारियों को मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाने लगा और वे वेतन भोगी बन गए। क्योंकि पहले किसी भी कार्य का भुगतान वस्तु के रूप में किया जाता था। वो अनाज के रूप में हो सकता है, कपड़ों के रूप में हो सकता है, या अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं के रूप में हो सकता था। चौथा जो कारण है प्रजातंत्रीय व्यवस्था का विकास और बड़े उद्योगों की स्थापना। प्रजातंत्रीय व्यवस्था के विकास और बड़े उद्योगों की स्थापना ने नौकरशाही के विशेष योगदान दिया। पांचवा कारण है प्रशासन की जटिल क्रियाकलापों के सफलतापूर्वक संचालन। जैसे जैसे आधुनिक राज्यों के कार्यों का विस्तार होता गया, वैसे वैसे प्रशासन के क्रियाकलापों में जटिलता बढ़ती गई। इन जटिल क्रियाकलापों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए धीरे धीरे नौकरशाही का विकास होता गया। छठा कारण है गुणात्मक दृष्टि से प्रशासनिक कार्यों का विस्तार। गुणात्मक दृष्टि से प्रशासकीय कार्यों का इतना विस्तार हुआ कि उन्हें संपादित करने के लिए नौकरशाही का विकास आवश्यक हो गया। तो ये कुछ परिस्थितियां थी जिनके कारण नौकरशाही का अस्तित्व हुआ, नौकरशाही का विकास हुआ। आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था, मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था, वेतन देने की व्यवस्था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के विकास, बड़े उद्योगों की स्थापना, प्रजातंत्रीय जटिल क्रियाकलापों की सफलतापूर्वक संचालन और गुणात्मक दृष्टि से प्रशासनिक कार्यों का विस्तार। ये सारी परिस्थितियां ऐसी थी जिन्होंने नौकरशाही के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और नौकरशाही अस्तित्व में आई। अब हम इसी में आगे चर्चा करें कि नौकरशाही की मैक्स वेबर ने जो अवधारणा दी है उसकी
अनेक विद्वानों ने आलोचना भी की है। इसकी हम एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, जिसमें हम आलोचना और उसकी समीक्षा भी करेंगे। मैक्स वेबर ने नौकरशाही संरचना के प्रकार्यात्मक या लाभदायक पक्ष पर ही विशेषतः जोर दिया है, जैसे स्पष्टता, निश्चितता, विश्वसनीयता, कार्यकुशलता, दक्षता आदि। यहाँ इस दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए कि नौकरशाही संगठन अपने इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति में कहाँ तक असफल रहता है, उसकी सीमाएं क्या है। वेबर के नौकरशाही संगठन की आलोचनाओं को हम इस रूप में देख सकते हैं। R.K. मर्टन ने नौकरशाही के दुष्कार्यों, डायफंक्शन की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है, और इन्होंने वेबलिन की अवधारणा प्रशिक्षित अयोग्यता, डेवी के विचार व्यावसायिक मनसंताप तथा वारनोट की अवधारणा व्यावसायिक विकृति का उल्लेख करते हुए नौकरशाही के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला है। हम उन दुष्परिणामों की या नौकरशाही की सीमाओं की, नौकरशाही के दुष्प्रकार्यों की यहाँ बात करें तो R.K. मर्टन के अनुसार तो पहला है प्रशिक्षित अयोग्यता। मर्टन के अनुसार, मर्टन ने बताया है कि प्रशिक्षित अयोग्यता का तात्पर्य मामलों की उस दशा से है जिसमें किसी अधिकारी की योग्यताएं या क्षमताएं उसकी कमियों के रूप में कार्य करती है। क्रियाएं जो प्रशिक्षण तथा निपुणता पर आधारित थी और जिन्हें भूतकालीन परिस्थितियों में सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सका, आज की बदलती हुई परिस्थितियों ने अनुपयुक्त अनुक्रिया के रूप में प्रकट हो सकती है। अर्थात जो भूतकालीन परिस्थितियों में योग्य थी, उपयुक्त थी, वो आज की परिस्थितियों में योग्य और उपयुक्त हो यह आवश्यक नहीं है। दूसरी जो आलोचना की है वो है व्यावसायिक मन संताप। मर्टन ने डेवी द्वारा जो प्रस्तुत व्यावसायिक मन संताप की अवधारणा का प्रयोग करते हुए लिखा है कि इस अवधारणा में या इस संगठन में नियमों की कठोरता इस सीमा तक पाई जाती है कि व्यक्ति के अपने व्यवसाय एवं कार्य के प्रति मानसिक संताप होने लगता है। तो बार्नोट इस स्थिति के लिए व्यावसायिक विकृति शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात व्यक्ति का मन ओझल हो जाता है। ऐसी स्थिति में नौकरशाही में अधिकारी और कर्मचारी उपयुक्त कार्य नहीं कर सकते, ऐसा मर्टन का मानना है। तीसरी जो आलोचना है वो है संरचनात्मक अति अनुरूपता। मर्टन कहते हैं कि नौकरशाही में नियमों का कठोरता से पालन करने के कारण संगठन की संरचना में अति अनुरूपता उत्पन्न हो जाती है, अतः नवीन परिवर्तित परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाते और इससे दक्षता घटती है तथा अयोग्यताएं बढ़ती है। चौथी आलोचना लचीलेपन का अभाव। दक्षता को लागू करने में अधिकारियों में लचीलेपन का अभाव परिवर्तित परिस्थितियों में अनेक असामंजस्यों के लिए उत्तरदायी होता है। सामान्य रूप से ये माना जाता है कि कार्यों को निपटाने या समस्याओं को हल करने में अधिकारी अपने पूर्व प्रशिक्षण को ध्यान में रखता है और नवीन बदली हुई दशाओं में जिन्हें वह काफ़ी मात्रा में नवीन या परिवर्तित स्वीकार नहीं करता, उसका भूतकालीन प्रशिक्षण उसे गलत तरीकों या कार्यप्रणालियों को अपनाने को बाध्य करता है। उसका प्रशिक्षण उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और असमर्थता बन जाती है। पांचवी आलोचना है साध्य की अपेक्षा साधन पर अधिक बल।
नौकरशाही संगठन का ये जो दुष्प्रभाव बताया गया है, इसके अंतर्गत अधिकारी कालांतर में नियमों का पालन इस सीमा तक करने लग जाता है कि जो नियम किसी समय साधन के रूप में थे, धीरे धीरे वे ही स्वयं लक्ष्य या साध्य बन जाते हैं और यहाँ लक्ष्यों के स्थान साधन ले लेते हैं। छठी आलोचना, लकीर का फकीर। अनुशासन, जिसका तात्पर्य नौकरशाही संरक्षण से नियमों के अनुसार कार्य करने से है, समय के साथ साथ अधिकारी के जीवन में इस प्रकार महत्वपूर्ण बन जाता है कि वह परिस्थितियों की विशिष्टता को ध्यान में नहीं रख पाता, या अन्य शब्दों में कहें कि वह लकीर का फकीर बन जाता है। वह बदली हुई परिस्थितियों में सुगमता से अनुकूलन करने में अयोग्य हो जाता है। सातवीं आलोचना, लाल फीताशाही। अक्सर लाल फीताशाही शब्द सुनने में आता रहता है। नौकरशाही तंत्र में अधिकारी औपचारिकता में इतना उलझ जाता है कि वह लक्ष्य की चिंता नहीं करके साधनों पर ज़्यादा जोर देने लगता है। यही उसकी लाल फीताशाही सामने आती है। उसकी प्रत्येक क्रिया नियमों से इतनी अधिक और इस प्रकार बंधी होती है कि वह अपने अधीन, अपने पर आश्रित लोगों की सहायता करने में असमर्थ हो जाता है। औपचारिकता। नौकरशाही में औपचारिकताओं के निर्वाह पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इन औपचारिकताओं के कारण समय और धन तो बर्बाद होता ही है, कार्य की गति भी धीमी हो जाती है। नवीं आलोचना, अकुशलता। नौकरशाही में वे तत्व जो सामान्यतः कार्य कुशलता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, विशिष्ट मामलों या उदाहरणों में अकुशलता उत्पन्न करते हैं। नौकरशाही संगठन से संबंधित अधिकारी इस कमी या अपर्याप्तता को नहीं समझ पाते और नियमों का जो अर्थ वे स्वयं लगाते हैं उससे वे सदैव चिपके रहते हैं। ये नियम धीरे धीरे उपयोगी सिद्ध होने के बजाय लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक बन जाते हैं। नीरसता। नौकरशाही तंत्र में औपचारिकता और नियमबद्धता इस सीमा तक बढ़ जाती है कि ये जीवन को नीरस बना देती है। इसमें व्यक्ति यंत्रवत कार्य करता है और इसमें कार्य के नियमानुसार होने से कार्य की गति धीमी पड़ जाती है। इसमें स्वतंत्रता, उत्साह और आगे बढ़कर कार्य करने की भावना दब जाती है। नेक्स्ट आलोचना, विरोधाभास से परिपूर्ण है। मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही सिद्धांत में कुछ विरोधाभास है। उदाहरण के रूप में, तकनीकी दृष्टि से एक विशेषज्ञ जैसे एक इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक आदि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत एक अधिकारी से अपने को किसी भी रूप में छोटा या नीचा नहीं मानेगा और उसके आदेश का कठिनता से ही पालन करेगा। कई बार ये विवाद चल पड़ता है कि एक विशेषज्ञ को बड़ा माना जाए या नौकरशाही संबंधित एक अधिकारी को। ऐसी विवादास्पद स्थिति में संगठन की कार्यकुशलता कई बार बढ़ाने की बजाय घट जाती है। नेक्स्ट आलोचना, शोध पर आधारित नहीं। मैक्स वेबर की नौकरशाही का कोई गवेषणात्मक आधार नहीं है। नौकरशाही संबंधी उनके विचार उपकल्पना के रूप में है। नौकरशाही के जिस आदर्श प्रारूप की बात वेबर ने की है, यदि किसी संगठन द्वारा उससे संबंधित सभी विशेषताओं को अपना भी लिया जाए तो भी यह आवश्यक नहीं है कि नौकरशाही संगठन की कार्यकुशलता बढ़ेगी। नेक्स्ट आलोचना, विभागवाद। नौकरशाही में अलग अलग कार्यों के संचालन हेतु अलग अलग विभाग होते हैं। ये विभाग अपने को दूसरे विभाग से स्वतंत्र, पृथक और अपने अधिकार क्षेत्र को अपना साम्राज्य समझने लगते हैं। फलस्वरूप संपूर्ण संगठन टुकड़ों में बंट जाता है। और लास्ट आलोचना, रूढ़िवादी। नौकरशाही ने परंपरात्मक ढंग से कार्य संपन्न किया जाता है। उनकी एक निश्चित भाषा शैली होती है
प्रतिदिन एक ही प्रकार का कार्य करने से अपरिवर्तनशीलता उत्पन्न हो जाती है, रूढ़िवादिता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से नौकरशाही की कुछ विद्वानों ने आलोचना की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरशाही कोई अनुपयोगी है, अलाभदायक है या अप्रकार्यवादी है। नौकरशाही का हम वास्तविक रूप से देखा जाए तो नौकरशाही प्रकार्यात्मक भी है और लाभदायक भी है। नौकरशाही के दुष्प्रकारियों की विवेचना से ये नहीं समझ लेना चाहिए कि नौकरशाही का कोई प्रकार्यात्मक या लाभदायक पक्ष नहीं है। नौकरशाही के लाभ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला, तकनीकी दृष्टि से अधिक उपयुक्त है। ये नौकरशाही संगठन तकनीकी दृष्टि से अन्य संगठनों की तुलना में अधिक उपयुक्त है। दूसरा, विशिष्ट प्रशासन। नौकरशाही में विशिष्ट प्रशासन पाया जाता है। तीसरा, निष्पक्षता। नौकरशाही में कार्य विषय के विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, जो निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं। चौथा, कानून पर आधारित शासन। नौकरशाही में शासन कानून के आधार पर होता है। इसमें औपचारिकता, समानता और योग्यता की परख आदि के गुण पाए जाते हैं। पांचवा, सामाजिक आर्थिक विषमता का अंत। इसके द्वारा, नौकरशाही के द्वारा समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक विषमता का अंत भी संभव है। छठा, विवेक व बुद्धि पर आधारित। आधुनिक समाजों के आर्थिक विकास में नौकरशाही व्यवस्था ने अपूर्व योग दिया है। इसका कारण यह है कि यह व्यवस्था प्रमुखतः विवेक व बुद्धि पर आधारित है, और इसीलिए नौकरशाही को परिभाषित करते हुए भी कहा गया कि ये विवेकशील है, बुद्धिमत्तापूर्ण इसके नियम है, तार्किक नियम है, विवेकशील नियम है, और जिनके आधार पर ये कार्य करती है। सातवां, अधिक कुशलता। नौकरशाही में वर्णित विवेकपूर्ण क्रिया का उत्तम उदाहरण नौकरशाही व्यवस्था ही है। यही कारण है कि इसमें सभी कार्य नियमों के अंतर्गत अधिक कुशलता के साथ होते हैं। आठवां प्रकार ये पूंजीवाद एवं नौकरशाही में घनिष्ठ संबंध। इसमें व्यावसायिक श्रेष्ठता बनाए रखने में मदद मिलती है। यही कारण है कि आधुनिक युग के बड़े बड़े उद्योगों का संचालन नौकरशाही तंत्र के द्वारा किया जा रहा है, और पूंजीवादी और नौकरशाही व्यवस्थाओं में घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट प्रकार ये प्रजातंत्र एवं नौकरशाही में भी घनिष्ठ संबंध है। प्रजातंत्र में नागरिक समानता पर बल दिया जाता है, जिसमें सभी पदों को सभी नागरिकों को प्राप्त करने का समान अधिकार होता है। नौकरशाही इस कार्य में सहायक है। ये सही एक मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही सिद्धांत राजनीतिक विकास का सही अनुमान नहीं लगाया गया, और यही कारण है कि उनके द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही तंत्र की आलोचना की गई है। लेकिन वेंडिक्स की मान्यता है कि यह सही है कि वेबर ने उस राजनीतिक विकास का अनुमान नहीं लगाया था जिसने उनके द्वारा उनके इस विश्लेषण को उपयुक्त बनाया, परंतु चूंकि उनका इस प्रकार का प्रयोग संभव और फलदायक है, इसलिए वेबर की प्रतिभा का यही आश्चर्यजनक प्रमाण है। तो इस प्रकार से मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा के आधार पर भारतीय अधिकारी तंत्र एवं आधुनिक सरकारी संगठनों को समझा और उनका अध्ययन किया जा सकता है। ये अध्ययन करते समय भारतीय परिस्थितियों को विशेष रूप से
ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से नौकरशाही समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। मैक्स वेबर का समाजशास्त्र में नौकरशाही के रूप में, नौकरशाही की अवधारणा के रूप में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धन्यवाद।